अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। सो बेसिकली एज़ वी नो कि हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं एंड टुडे वी हैव रीच्ड यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है इस वजह से बिकॉज इसके अंदर हमारे पास बोर्ड मार्केट सेटअप नहीं है। बिकॉज देखें जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन है वो बहुत प्रोकैरियोट्स के अंदर भी और यूकेरियोट्स के अंदर भी बहुत हद तक सिमिलर है। सिवाय जो आपके पास इनिशिएशन है उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं जो कि हम लोग यहाँ पर ऑन स्क्रीन भी आराम से डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से समझ आएगा। लेकिन बाकी जो आपके पास प्रोसेस है जिसमें खास तौर पे जो इलोंगेशन है वो तो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है, मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। थोड़े से डिफरेंसेस होंगे ऑफ कोर्स बिकॉज वो आपके पास प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन थी और ये आपके पास यूकैरियोटिक है, सो ऑफ कोर्स डिफरेंस होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये हम लोग सेम कंसिडर कर सकते हैं। सो इसी वजह से हम लोगों ने ये नया वर्जन, नया नहीं है पुराना ही है, मतलब कि पहले भी हम लोग इस तरह से वीडियो बना चुके हैं। सो अब आइए बगैर ज़्यादा टाइम ज़ाया किए डिस्कशन को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज भी नो कि जो आपके पास यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है, आई होप सो कि आपको ट्रांसक्रिप्शन का मतलब पता हो, कि आपको पता है ना कि आपके पास जो डीएनए है वो अपने आप को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो उसको एक्सप्रेस करता है वाया द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब कि होता ये है कि पहले वो आपके पास डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए जो है वो बाद में ट्रांसलेट होकर वाया राइबोसोम्स प्रोटीन बनते हैं। याद रखिएगा कि जो आपके पास यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक वन, बिकॉज आपका जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन थी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एंजाइम था विच वाज आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड वी हैव डीएनए, और वो आराम से आपके पास ट्रांसक्रिप्शन होती थी। और एक दो जो आपके पास प्रोटीन थे, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन और इफेक्टरी प्रोटीन, वो आपके पास वहाँ इन्वॉल्व थे। बाकी आपके पास ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी अदर प्रोटीन्स की, अदर फैक्टर्स की। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल एनहांसर्स, एक्टिवेटर्स, मॉड्यूलेटर्स, सप्रेसर्स, जिसमें से मोस्टली ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस भी हो सकते हैं डीएनए के ऊपर। यानी कि जिस तरह से इनिशियल केस में आपके पास जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन थी उसके अंदर आपको प्रमोटर रीजन थे, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर मतलब कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी डीएनए के ऊपर कुछ खास किस्म के सीक्वेंसेस होंगे जो कि अपना रोल परफॉर्म करेंगे थ्रू आउट द ट्रांसक्रिप्शन। सो अगर हम लोग बात करें फर्दर तो एज वी नो के ट्रांसक्रिप्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। याद रखिएगा कि यूकैरियोट्स के अंदर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज: आरएनए पोल 1, आरएनए पोल 2 एंड आरएनए पोल 3। जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज 1 है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग आरआरएन, यानी कि राइबोसोमल आरएनएज विच आर इन्वॉल्व इन मेकिंग राइबोसोम्स एंड अदर डिफरेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है आरएनए पॉलीमरेज 2 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल द डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स वाया एमआरएनए। मतलब कि वो आरएनए जो कि बाद में जाकर आपके पास प्रोटीन कोड करेगा, वो आपके पास कौन बनाता है? वो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है, जो कि हमारे इस लेक्चर की मेन कोर्स लाइन होने वाली है। देन जो आपके पास थर्ड पे आते हुए आरएनए पॉलीमरेज 3 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए, जो कि अमीनो एसिड को लेके आते हैं कहाँ पर एग्जैक्टली आपके पास राइबोसोम के ऊपर आके अमीनो एसिड की जो चेन है वाई लुकिंग एमआरएनए वो बन सके। अच्छा, जिस तरह से आपके पास प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में मोस्टली जो आपके फंक्शंस थे वो आपके पास आरएनए पोल खुद परफॉर्म करता था, इसी तरह से ऑलमोस्ट मोर लेस इस तरह से आपके पास यहाँ पर भी, मतलब कि मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर परफॉर्म बाय आरएनए पॉलीमरेज 2 इटसेल्फ। अच्छा, याद रखिएगा कि उन तीन आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स में से जो आज हमारा सब्जेक्ट है वो है आरएनए पॉलीमरेज 2 बिकॉज इट विल फॉर्म एमआरएनए जो कि प्रोटीन बनाएगा, और सेंट्रल डॉग्मा एज वी नो कि हमारा टॉपिक था इनिशियल से ही। अच्छा, याद रखिएगा कि जो आपके पास यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर आपके पास जो है वो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द आरएनए पॉलीमरेज, देन वी हैव डीएनए सीक्वेंसेस मतलब कि टेम्पलेट डीएनए, एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। Now, as far as transcription factors are concerned, ठीक है, they are small proteins, small enzymes which involve in the transcription. ये आपके पास दो किस्म के हो सकते हैं। Transcription factors can be of two types. One is the generalized transcription factor, you can call it GTF, and other one is the specific transcription factor, you can call it STF. तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं इनिशिएशन के ऊपर कि किस तरह से यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट रिमेंबर आरएनए पॉलीमरेज 2। अच्छा, ये जो इनिशिएशन है ये डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सा आरएनए पॉल एंजाइम है। अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 है तो आपके पास इनिशिएशन एक डिफरेंट मेथड से होगी, अगर आरएनए पॉलीमरेज 2 है तो एक डिफरेंट मेथड से होगी, और अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 है तो भी एक डिफरेंट मेथड से होगी। डिपेंडिंग ऑन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम you have different types of initiation. We are discussing initiation of RNA polymerase 2. याद रखिएगा कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 2 के केस में जो डीएनए के यानी कि वो रीजन्स जो कि एज अ प्रोमोटर काम करते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, यानी कि द प्रोमोटर सीक्वेंस इज क्वाइट लॉन्गर, मतलब कि ऑलमोस्ट कंसिस्ट ऑफ अप टू 200 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम फ्रॉम दैट 0 to 1 पॉइंट। आई होप सो कि आपको 0-1 पॉइंट का पता, मतलब कि द पॉइंट जहाँ से एग्जैक्ट आपका एमआरएनए बनना स्टार्ट होता है, द एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड
फ्रॉम विच योर mRNA प्रॉपरली स्टार्ट्स, उसको आप लोग 0-1 पॉइंट कहते हैं। एंड एज ऑलवेज जो आपके पास प्रोमोटर रीजन है वो आपके पास थोड़ा सा अपस्ट्रीम है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर 0-1 पॉइंट। Now here we have two different kind of regions as far as a promoter is concerned. Number one will be the Tata box, of course, ये वहाँ से कंजर्व हुआ है मतलब कि प्रोकैरियोटिक से, और दूसरा आपके पास एक नई एडिशन है विच इज़ द इनिशिएटरी बॉक्स, इसको आप लोग इनिशिएटर बॉक्स भी कहते हैं। और ये दोनों आपके पास उस 0-1 पॉइंट के अपस्ट्रीम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि उससे थोड़ा सा माइनस के ऊपर, यानी कि -200 से -100 के अंदर ये आपको जो आपके पास इनिशिएटरी और जो आपके पास टाटा बॉक्स वो आपको मिलेगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके पास यूकेरियोट्स है उनके अंदर एक खास रीजन होते हैं जिसको आप लोग अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं, मतलब कि जस्ट लाइक दैट द प्रोमोटर वी हैव, यानी कि जिस तरह से जो आपके पास प्रोमोटर है वो क्या होता है, वो फॉर एग्जांपल जो आपके पास टाटा बॉक्स है या जो आपके पास इनिशिएटरी बॉक्स है वो क्या है, दीज आर द स्मॉल स्पेसिफिक सीक्वेंसेज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए स्ट्रैंड्स, टेम्पलेट डीएनए। और इनका फंक्शन ये है कि ये किसी खास प्रोटीन को, किसी खास फैक्टर को, किसी खास एंजाइम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड करवाते हैं और उनको एक्टिवेट करके उनकी एक रिस्पेक्टिव एक फंक्शन होता है उनका, उनसे परफॉर्म करवाते हैं। तो इसी तरह से आपके पास टाटा बॉक्स इनिशिएटिव बॉक्स के साथ साथ एक दूसरा रीजन है जिसको आप लोग अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं, और ये आपके पास उस 0-1 पॉइंट से थोड़ा सा पीछे होता है, यानी कि 200 न्यूक्लियोटाइड से भी आपके पास पीछे होता है। नाउ एज वी डिस्कस बिफोर कि आपके पास यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर दो डिफरेंट किस्म के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, एक को आप लोग स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं और एक को आप लोग जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। सो नाउ अब प्रॉपर जो आपके पास इनिशिएशन है उसका स्टार्ट होता है। अब होता कुछ क्यों है कि आपके पास स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आते हैं और ये आपके पास आकर अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट के साथ आकर अटैच करते हैं, और जो आपके पास जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो आपके पास आते हैं और टाटा बॉक्स और इनिशिएटरी बॉक्स के साथ आकर अटैच करते हैं। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जो आपके पास स्पेशलाइज्ड एंड जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उसकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि जो आपके पास स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी कि एसटीएफ होते हैं उनकी टाइप्स थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन जो आपके पास जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं दे आर of various type. For example, in case of this transcription, we have this following type of generalized transcription factor. उसको आप लोग कहते हैं TF2, ठीक है, यानी कि जो आपके पास मेन यहाँ पर जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होने वाले हैं इट विल बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, और उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 के अंदर भी उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A, 2B, 2D, 2H, 2I, 2T एंड 2F, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 एंड फिर A, B, C को छोड़ के D, H, I, T, F, ठीक है। ये थोड़ा सा आई थिंक ऑर्डर में अल्फाबेट्स का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन याद रहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B, A, D, H, I, T, F, और याद रखिएगा कि इन तमाम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का जो काम है या इन शॉर्ट जनरलाइज्ड या फिर आपके पास जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर उनका मेन काम ये है कि दे विल गाइड द आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड दे विल हेल्प देम टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, जिसमें उसके पास सबसे पहले अटैचमेंट आती है, देन उसके बाद हिलेक्स की डी क्वाइलिंग आती है, उसके बाद जो है वो प्रॉपर बाइंडिंग आती है, फिर उसके बाद इनिशिएशन तक यानी कि प्रॉपर इलोंगेशन तक जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं दे विल हेल्प दिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सो देन सबसे पहले होता ही है कि सबसे पहले आपके पास आते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आते हैं मतलब कि दे विल कम एंड दे विल बाइंड विद द टाटा बॉक्स, यानी कि टाटा बॉक्स रीजन जहाँ पर T8 के आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स लगे होंगे वहाँ पर आके इट विल बाइंड आउट वाया इट्स TBD यानी कि टाटा बॉक्स बाइंडिंग डोमेन, यानी कि टाटा बॉक्स के साथ ये यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है वो टाटा बॉक्स बाइंडिंग डोमेन के साथ अटैच करते हैं, एंड देन इस बाइंडिंग से होगा ये कि जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है इट विल कॉज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द डीएनए, और वो -80 डिग्री रोटेट करता है और इसकी वजह से वो डीएनए की बेंडिंग करवाएगा। अच्छा, ये अब जो बेंडिंग है ये इस वजह से होती है ताकि जो आपके पास डिफरेंट रीजन्स हैं ऑन द डीएनए वो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट कर सकें, और उसके कॉन्टैक्ट की वजह से जो आपके पास एंजाइम्स की, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, प्रोटीन्स की जो एक्टिवेशन है वो हो सके। देन उसके बाद होगा ये कि आपके पास आएंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A एंड इट विल बाइंड विद द 2F2D एंड डीएनए कॉम्प्लेक्स, मतलब कैसे कि इनिशियली आपके पास 2F2D आकर अटैच हुआ था जिसने कन्फर्मेशन चेंज किया था, अब ये 2F2A आकर वो जो कॉम्प्लेक्स है 2F2D का और कन्फर्मेशनल चेंज डीएनए का उसको वो स्टेबलाइज करता है। देन आपके पास होगा ये कि अब आपके पास आएंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B, पहले आया था 2D फिर आया 2A अब आया 2B, एंड इट विल कम एंड इट विल बाइंड विद द इनिशिएटर बॉक्स। जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D था वो आपके पास टाटा बॉक्स से बाइंड हुआ था, लेकिन ये जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B है इट हैज़ बाइंड विद द इनिशिएटर बॉक्स, और ये एक्ट करेगा एज अ एड्रेसिंग मोलिक्यूल फॉर द पॉलीमरेज 2, मतलब कि ये पॉलीमरेज 2 को बाइंड करने में हेल्प करेगा, उसको एड्रेस करेगा। देन ऑल द कॉम्प्लेक्स व्हिच इज फॉर्म्ड विल अट्रैक्ट आरएनए पॉलीमरेज 2,
और फिर आपके पास RNA polymerase 2 along with transcription factor 2F, याद रखिएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F which is pre attached with the RNA polymerase 2 जब वो आएगा बाइंडिंग करने के लिए, and then RNA polymerase 2 along with transcription factor 2F will come and it will attach with the data box and the initiatory box. At that point जितना कुछ भी कॉम्प्लेक्स starting from transcription factor 2 D A B F और RNA polymerase 2, ये जितना भी आपके पास प्रोटीन अलॉन्ग विद DNA आपके पास प्रेजेंट है, इसको आप लोग प्री ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, याद रखिएगा। देन आपके पास आएंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड इट विल बाइंड विद द अपस्ट्रीम बाइंडिंग एलिमेंट। और याद रखिएगा कि जो आपके पास स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उसके आपके पास दो डोमेन होंगे। एक आपके पास होगा अपस्ट्रीम बाइंडिंग डोमेन जिसके साथ वो अपस्ट्रीम बाइंडिंग एलिमेंट के साथ अटैच करेगा, और इसका एक दूसरा डोमेन होगा जिसको आप लोग RNA बाइंडिंग डोमेन कहेंगे, जिसके साथ ये RNA पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेगा। याद रखिएगा कि वो जो आपके पास इनिशियली -80 डिग्री की जो आपके पास कन्फर्मेशन चेंज था, जिससे जो आपके पास DNA बेंड हुआ था, उससे जो आपके पास अपस्ट्रीम बाइंडिंग एलिमेंट और जो आपके पास RNA पॉलीमरेज व्हिच वाज अटैच्ड ऑन द इनिशिएटर एंड डाटा बॉक्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, और जो आपके पास STF यानी कि स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इट विल बाइंड विद द RNA पॉलीमरेज 2 और उसका एक डोमेन एक्टिवेट करेगा विच इज गोइंग टू बी फॉस्फोराइलेटेड बाय अनदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसकी वजह से जो आपके पास RNA पॉलीमरेज 2 है वो अपनी इलोंगेशन स्टार्ट करेगा। इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास RNA पॉलीमरेज 2 है इट इज अटैच्ड स्ट्रांगली अटैच्ड विद द इनिशिएटर बॉक्स, और यहाँ पर इसकी अटैचमेंट जो है वो बाकायदा हो चुकी है, और ये हो गई थी जब आपके पास प्री ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बना था। देन विल कम TF2H जिसको आप लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H कहते हैं, एंड इट विल कम एंड इट विल बाइंड विद द RNA पॉलीमरेज 2, and as soon as it comes and it binds, जितने भी आपके पास other ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होंगे it will fall off, ठीक है। और जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। और याद रखिएगा कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H के बहुत सारे फंक्शन है, वेरी टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल it will of course deattach all the other transcription factor, then it will phosphorylate the C terminal of the RNA polymerase 2, और ये जो आपके पास phosphorylation होगी ये via ATP होगी, मतलब कि जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H होगा it will use ATP एंड इट विल कन्वर्ट इनटू ADP, और वो एक फॉस्फेट आपके पास अटैच करेगा किसके साथ, RNA पॉलीमरेज 2 के साथ, जिससे वो RNA पॉलीमरेज जो है वो हीटअप होगा, मतलब कि वो एनर्जाइज होगा वो, और वो अपनी इलोंगेशन परफॉर्म करेगा। एंड एज वी नो कि जो आपके पास पॉलीमराइजेशन है ऑफ दैट RNA इट इज़ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो जब ये आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H आकर उसको एनर्जाइज करेगा वाया फॉस्फोराइलेशन, तो उसकी एनर्जी से वो जो RNA पॉलीमरेज 2 है वो इलोंगेशन स्टार्ट करेगा। और इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H का एक और फंक्शन ये है कि इट आल्सो हेल्प्स द RNA polymerase 2 to melt down that particular double stranded DNA and it will form the transcription bubble, and the moment transcription bubble आपके पास बनती है वहाँ से जो इलोंगेशन है वो बाकायदा स्टार्ट हो जाएगी। सो जो आपके पास इलोंगेशन है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर इलोंगेशन इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स। अगर उसके बारे में अगर प्रॉपर बात करें सो बेसिकली होता कुछ यूँ है कि एज यू कैन सी दिस पिक्चर, सो इस पिक्चर में वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो ए राइबो न्यूक्लियोटाइड दूसरे राइबो न्यूक्लियोटाइड जो कि ऑलरेडी उस स्ट्रैंड के ऊपर अटैच है उससे अटैच हो रहा है। सो देखें एज यू कैन सी कि जो आपके पास इनकमिंग राइबो न्यूक्लियोटाइड है उसके पास 3 फॉस्फेट हैं, 1 2 3, इसको आप लोग कहते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा अब यहाँ पर ये नाम शायद ना लिखे हो, ठीक है। अच्छा तो होता कुछ यूँ है कि इनिशियली जो आपके पास प्री अटैच्ड आपके पास राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 3 प्राइम का जो OH होता है, एज यू कैन सी दिस OH, उसका जो ऑक्सीजन होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और वो अटैक करता है अल्फा फॉस्फेट, मतलब कि जो फर्स्ट फॉस्फेट आपके पास पेंटोज शुगर के साथ अटैच है वो उसके ऊपर अटैक करेगा और उससे जो है वो पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर देगा, और उस आपके पास जो 3 प्राइम OH मतलब के OH ऑफ कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ प्री अटैच राइबोन्यूक्लियोटाइड विल अटैक ऑन आपके पास अल्फा फॉस्फेट, और उनके दरमियान जो है एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगी और पायरोफॉस्फेट वहां से रिमूव हो जाएगा। याद रखें कि जब आपके पास ये रिमूवल होगा तो आपके पास अल्फा फॉस्फेट और बीटा फॉस्फेट के दरमियान यानी कि पहले फॉस्फेट और दूसरे फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड थी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सॉरी वो टूटेगी, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी, और जो आपके पास पायरोफॉस्फेट है ये भी फर्दर जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा, और इस तरह से जो ये ओवरऑल DNA की रेप्लिकेशन है या फिर इन शॉर्ट DNA की पॉलीमराइजेशन है ये थर्मोडायनेमिकली इस तरह से स्टेबल रहती है कि जो आपके पास ATP है या इन शॉर्ट जो आपके पास राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके जो आपके पास फर्दर 3 फॉस्फेट हैं उनमें से 2 अलग होते हैं, मतलब कि 2 टूटते हैं, और जब 2 टूटते हैं मींस के फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड टूटती है, और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड एंड व्हेनेवर इट ब्रेक्स
इट गिव्स अप एनर्जी और वही एनर्जी से आपकी पॉलीमराइजेशन चलती है, राइट। और इस तरह से जो आपके पास इलोंगेशन है वो होती है। और याद रखिएगा कि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F है, इट इज अटैच अलॉन्ग विद द RNA पॉलीमरेज। और जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है, इट इज आल्सो अटैच, और वो साथ साथ फॉस्फोराइलेशन करेगा जिससे उस एंजाइम को एनर्जी मिलेगी और वो अपनी RNA की जो आपके पास पॉलीमराइजेशन है उसको भी कंटिन्यू रखेगा। सो अगर बात करें हमारे पास टर्मिनेशन की, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपके पास टर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर इतनी ईजी है कि फॉर एग्जांपल इसमें होता ही है कि जो आपके पास एज वी नो के हर जो आपके पास DNA टेम्पलेट होती है, इसके ऊपर जो RNA पॉलीमरेज है वो उससे आकर mRNA बनाता है। जिस तरह से उसका एक प्रोमोटर रीजन होता है, इसी तरह से उसका एक टर्मिनेशन रीजन होता है। वो जो रीजन है विच इज स्पेसिफिक टुवर्ड्स टर साइट, मतलब कि जिसको आप लोग टर साइट कहते हैं, इट इज रिच इन एडेनिन एंड थाइमिन ऑन द DNA टेम्पलेट। जब वो रीजन आता है तो एज वी नो के अलॉन्ग विद द RNA पॉलीमरेज आपके पास दो फैक्टर्स मजीद उसके साथ चल रहे हैं। वन इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H एंड द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F। एंड व्हेन इट गोज अलॉन्ग द वे, और जब वो रीजन आता है जिसको आप लोग टर साइट कहते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि उसको सेंस करने के बाद, मतलब कि उस रीजन को सेंस करने के बाद जब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H है वो डीअटैच होता है, और अब उस एंजाइम को फोस्फोराइलेट करने वाला कोई नहीं है। मतलब कि उसको जो है वो इलोंगेशन कंटिन्यू रखवाने के लिए उसके पास अब कोई खास किस्म की एनर्जी सोर्स नहीं है। सो अब जो है वो आपके पास ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये थोड़ा आगे जाकर अपने आप को स्टॉप कर देगा। मतलब कि टर साइट के आने के बाद भी याद रखिएगा कि व्हेन द mRNA प्रॉपर्ली डीअटैच फ्रॉम दैट RNA पॉलीमरेज, तभी जो आपके पास RNA पॉलीमरेज है वो अपनी RNA की पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट रखेगा। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा आपके पास RNA बन रहे हैं उसका कोई काम नहीं है, दे विल बी डिग्रेडेड आउट। और जो आपके पास mRNA है, व्हेन जो आपके पास टर साइट आ जाएंगी, जब वो आपके पास TF2H रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास mRNA भी वहां पर स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से उस RNA पॉलीमरेज एंजाइम से डीअटैच हो जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से आपके पास जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन है वो हो जाएगी। सो दैट इज इट विद द ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ यूकैरियोट्स। मैंने इसको इतना उस तरह से डिटेल में नहीं लेके गया, लेकिन आई होप सो कि आप लोग इसको कोरिलेट करके समझ पाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बताता हूँ कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो बहुत हद तक सिमिलर है। जितने डिफरेंसेस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। सो दैट्स इट विद द वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर सेल्फ। गुड बाय।